हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हमने इस चैनल पर हिस्ट्री की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। बहुत बेसिक से हम इतिहास को समझ रहे हैं इस समय। और हमने इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास हमने शुरू किया है और उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता पर बातचीत कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र विस्तार, क्षेत्रफल और हमने जो है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदुओं को हमने समझा। और साथ ही साथ हमने जो है प्रमुख नगरों के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सामाजिक जीवन पर बातचीत करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके समाज के बारे में देखेंगे। कैसा समाज था, कैसे जो है यहाँ समाज में जो है चल रहा था आपका, क्योंकि भोजन कैसा था, वस्त्र कैसे पहनते थे, तो इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप था, जो समाज का। सबसे पहले पॉइंट, इसमें की पॉइंट जो हमारा निकल के आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप था वो कैसा स्वरूप था? तो मात्र सत्तात्मक। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो इसकी पीडीएफ है, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो मैथ बाई आर के सर, उसमें आपको इतिहास की भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए बातचीत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता के हम सामाजिक जीवन पर बातचीत कर रहे हैं। तो सामाजिक जीवन में हम देखेंगे कि यहाँ का स्वरूप क्या था? मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक का मतलब जैसे दो प्रकार का हमारा जो है समाज है, बटा हुआ होता है। एक तो मात्र सत्तात्मक, या इसको हम पितृ सत्तात्मक कहते हैं। तो पितृ सत्तात्मक का मतलब जैसे है कि सारे जो आपके निर्णय होते हैं, चाहे समाज के अंदर हो या समाज के बाहर हो, वो पिता का निर्णय होता है। पर यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो देखने को मिलता है वो हमें कैसा समाज देखने को मिलता है? मात्र सत्तात्मक। यहाँ कुल मिला के इसका कहने का मतलब ये है कि जो समाज था, समाज में मुखिया का जो रोल था, यानी फैसले, बहुत सारे हर फैसले में या जो भी महत्वपूर्ण काम है उनमें कैसा जो था कि यानी माता का रोल था। ठीक है, तो मुखिया हम कह सकते हैं, समाज के मुखिया के रूप में मात्र सत्तात्मक था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, हमने इसको कितने वर्गों में बांटा है? तो हम इसको 4 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? 4 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, याद रखिएगा और मेरे साथ जो है नोट करते हुए चलिएगा बच्चों। पेपर और पेन लेके रखिएगा, साथ ही साथ नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो जैसा हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो हम इसको 4 वर्गों में बांटते हैं वो हमारा कौन सा है? जैसे हम देखेंगे तो पहला है हमारा विद्वान वर्ग। विद्वान वर्ग, ठीक है। इस विद्वान वर्ग के आप अंतर्गत पुरोहित को रख सकते हैं, जैसे हम पुरोहित को रख सकते हैं, वैद्य रख सकते हैं, शिक्षक रख सकते हैं। विद्वान वर्ग के अंतर्गत अगर आप रखना चाहें तो पुरोहित, शिक्षक, वैद्य आदि लोगों को यानी आप विद्वान वर्ग में रख सकते हैं। देखिए अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा हो वैदिक काल में, वहां पर हमें 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ ये वर्ण व्यवस्था नहीं, ये 4 वर्ग हैं। 4 वर्गों में हमने समाज को बांटा हुआ है। तो विद्वान वर्ग हो गया, जिसमें विद्वान वर्ग मतलब जैसे आप पुरोहित, शिक्षक, वैद्य और आप ज्योतिष आदि लोगों को इसमें जो है शामिल कर सकते हैं। अगला है हमारा योद्धा वर्ग। योद्धा वर्ग, तो योद्धा वर्ग में जैसे हम देख सकते हैं तो सैनिक शामिल होगा। ठीक है, सैनिक जो युद्ध से संबंधित कार्य करते हैं उनको हम जो है योद्धा वर्ग में शामिल करते हैं। आगे हम देखेंगे तो अगला है हमारा, देखेंगे तो व्यापारी वर्ग। व्यापारी या इसी को हम कह सकते हैं शिल्पी वर्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शिल्पी वर्ग। व्यापारी वर्ग या शिल्पी वर्ग में हम इसको कह सकते हैं, जिसमें व्यापार से संबंधित काम करने वाले लोगों, शिल्प मतलब जो ये भी एक प्रकार से व्यापार से ही संबंधित होगा। तो व्यापारी, जिसमें आप देखेंगे कि व्यापार से संबंधित करने वाले लोगों को हमने व्यापारी वर्ग में शामिल किया है। अगला जो वर्ग है हमारा वो है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग मतलब जो मजदूरी संबंधित कार्य करता है उसको हम किस में शामिल करते हैं? श्रमिक वर्ग में शामिल करते हैं।
चलिए, तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा कि हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका स्वरूप कैसा है, मात्र सत्तात्मक है। और साथ ही साथ हमने इनको कितने वर्गों में बांटा है, तो 4 वर्गों में बांटा हुआ है, जिसमें से पहला है हमारा विद्वान वर्ग। विद्वान वर्ग में हम पुरोहित, शिक्षक, वैद्य, ज्योतिष आदि को शामिल कर सकते हैं। दूसरा है हमारा योद्धा वर्ग, जिसमें हम सैनिक को शामिल कर सकते हैं जो युद्ध से संबंधित कार्य करते हैं। तीसरा है हमारा व्यापारी या शिल्पी वर्ग, तो जो व्यापार से संबंधित काम करते हैं उनको हम व्यापारी वर्ग में शामिल कर सकते हैं। और अंतिम है हमारा चौथा है जो श्रमिक वर्ग, हम इसमें श्रमिक वर्ग में इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सिंधु समाज में अगर हम इसमें की पॉइंट देखें तो सबसे ज्यादा सिंधु समाज में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो व्यापारी वर्ग था। ठीक है, व्यापारी वर्ग को विशेष महत्व दिया गया था। व्यापारी वर्ग को विशेष महत्व दिया गया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापारी वर्ग था उसको विशेष महत्व दिया गया था। क्यों विशेष महत्व दिया गया था, इसके पीछे भी देखिए कारण ये है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था व्यापारी वर्ग, व्यापार से ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। व्यापार उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार अन्य देशों की सभ्यताओं के साथ बहुत विस्तार रूप में फैला था, इसीलिए व्यापारी वर्ग को विशेषता दी गई है। तो नोट करते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। चलिए, तो इतिहास की जो क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके और इस क्लास का जो है वो फायदा उठा सके। आइए आगे हम बातचीत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भोजन कैसा था। ठीक है, हम बातचीत करेंगे भोजन की बात करेंगे। भोजन अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का भोजन। तो यहाँ के जो लोग थे वो दोनों प्रकार के भोजनों का इस्तेमाल करते थे, यानी प्रयोग करते थे। कैसे वर्ग था, तो शाकाहारी वर्ग भी था, यानी यहाँ लोग शाकाहारी भी थे। साथ ही साथ देखेंगे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग हमें यहाँ दिखाई देते हैं कि यहाँ व्यक्ति शाकाहारी भी था और साथ ही साथ मांसाहारी भी था। और खाने में जो प्रयोग करते थे तो वो मांस, मछली, दूध आदि का प्रयोग करते थे। मांस, मछली, दूध आदि का प्रयोग करते थे। यानी कुल यहाँ के जो लोग थे तो शाकाहारी भी थे और साथ ही साथ जो वो है मांसाहारी भी थे, मांस का भी प्रयोग करते थे, मछली भी खाते थे, दूध, सब्जी आदि इन चीजों का वो प्रयोग करते थे। औषधियों के रूप में वो शिलाजीत, औषधियों के रूप में औषधि के रूप में क्या प्रयोग करते थे, तो औषधियों के रूप में शिलाजीत, समुद्री फेन एवं नींबू का प्रयोग करते थे औषधि के रूप में। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो उनका भोजन था वो कुछ शाकाहारी भी थे, साथ ही साथ मांसाहारी भी थे। तो मांस, मछली, दूध आदि का प्रयोग करते थे। मछलियों औषधियों के रूप में शिलाजीत, समुद्री फेन और तथा नींबू का भी वो प्रयोग करते थे। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले हम चर्चा करें वस्त्रों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके लोग थे तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, तो और यहाँ वेशभूषा जो थी वो अलग थी, पुरुषों की थोड़ा सा अलग हुआ करती थी और महिलाओं की अलग थोड़ा सा हुआ करती थी। तो जैसे महिला जो है यहाँ जो क्या करती थी, स्कर्ट नुमा जो है वस्त्र धारण करती थी। स्कर्ट नुमा जो वस्त्र थे उनको जो है धारण करती थी और लाल रंग के कपड़े का ज्यादा प्रयोग होता था। तो हमने भोजन देख लिया, हमने वस्त्र देख लिया, आगे हम देखेंगे आभूषण। ठीक है,
तो नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो बच्चों इस क्लास को रेगुलर आप फॉलो करेंगे तो आपको इतिहास में कोई समस्या नहीं आने वाली। हम सभी की पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे हैं, इसके बाद हम वैदिक काल को भी इसमें देखेंगे और वैदिक काल को भी दो भागों में पढ़ेंगे, वैदिक काल और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और धीरे धीरे प्राचीन भारत के इतिहास को इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका मध्यकालीन भारत भी और कंप्लीट पूरा इतिहास जो है हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे संधोवासी जो थे आपके, यानी संधोवासी वही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो संधोवासी आभूषणों का प्रयोग करते थे, आभूषणों का प्रयोग करते थे, यानी वो आभूषण पहनते। जैसे आज भी आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग जो है अंगूठी, गले में हार, चैन, इन सब का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इन सभी आभूषणों का प्रयोग करते थे। और आभूषण के रूप में वो क्या करते थे, जो आभूषण के रूप में जो धातुएं प्रयोग करते थे उसमें था आपका सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का वो प्रयोग करते थे आभूषण बनाने में, और आभूषण उनको पहनते भी थे। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे तो बहुत सारे कीमती पत्थर, मिट्टियों से बनी हुई मोहरें। ठीक है, हमने वैसे भी पढ़ा रखा है कि मनका तथा मोहरे बनाने के हमें कारखाने जो प्राप्त हुए हैं। तो पहले के लोग जो है मिट्टी के मनके भी और पहनते थे। यहाँ आभूषण के रूप में सोना, चांदी, तांबा आदि के जो है आभूषण जो है पहने जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मुख्य आभूषण अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे होते हैं आपके बाजूबंद जो महिलाएं पहनती हैं। ठीक है, पर पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जो है ये बाजूबंद वगैरह पहनते थे। अगर आपने मूवी वगैरह देखी हो, जैसे मूवियों में राजा को अगर आपने देखा हो तो बाजूबंद, और वो कड़ा भी यहाँ भी पहनते हैं और ढेर सारे आभूषण जो है पहनते हैं। तो इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जो है आभूषणों का प्रयोग करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे सौंदर्य प्रसाधन। आज जैसे देखते हैं महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन के रूप में जो है आगे हैं। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन। तो आज सौंदर्य प्रसाधन का जो रूप हो गया है वो हमारा जैसे महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर हो गया है। ब्यूटी पार्लर में जाती है तो उस समय भी सौंदर्य प्रसाधन हुआ करता था। और सौंदर्य प्रसाधन में हमने जैसे देखा है कि अगर हम देखेंगे तो चहूदड़ों से हमको लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सौंदर्य प्रसाधन में अगर हम देखें चहूदड़ों नामक स्थल से, चहूदड़ों से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उस यहां से भी जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सौंदर्य प्रसाधन में जो है आगे थे। आज की भी जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं देखेंगे तो वो सौंदर्य प्रसाधन में आगे ही कहीं भी निकलती है तो ब्यूटी पार्लर यानी मेकअप। अब तो मेकअप का सामान घर में भी मिलने लगा है, तो घर में भी उसका इस्तेमाल होता है। घर से निकलने से पहले मेकअप हो जाता है। तो आजकल वर्तमान में पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है कि भाई, क्योंकि मेकअप और ओरिजिनल आप चेहरे पे फर्क जो है बहुत कम महसूस कर पाएंगे। तो उस समय भी ऐसा होता था, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में महिलाएं जो है प्रयोग करती थी। कई जगह से हमें जो है केस यानी कंघा जिससे हम बालों को, कहने का मतलब संवारते हैं, तो हमें वैसे भी जो है केस विन्यास हम उसको बोलते हैं। तो केस विन्यास हमें प्राप्त हुए, कंघे के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, चहूदरों से हमें लिपस्टिक के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया हमारा सौंदर्य प्रसाधन। आगे हम बात करते हैं। आइए तो अगला हम देखते हैं समाधान प्रणाली। ठीक है, अगला हम देखते हैं समाधान प्रणाली। तो बच्चों क्लास आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि अन्य क्लासों का और इस क्लास का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आगे हम देखेंगे समाधान। तो ये समाधान क्या है? समाधान सीधा सा अर्थ है शव का, जो शव है यानी एक मृत व्यक्ति है उसका कैसे अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वही हमारी क्या कहलाती है, समाधान प्रणाली कहलाती है। तो जो समाधान प्रणाली है वो हम 3 प्रकार से करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार से समाधान प्रणाली होती थी। पहला है पूर्ण समाधान, पहला है हमारा पूर्ण समाधान।
पूर्ण समाधान। तो पूर्ण समाधान में क्या होता था, मृतक को, जो मृतक था उसको जो है कब्र में दफनाने की प्रथा। पूर्ण समाधान में क्या होता था, मृतक को कब्र में दफनाने की प्रथा। जो पूर्ण समाधान होता था उसको क्या किया, उसमें क्या होता था कि मृतक को जो है कब्र में दफनाने की प्रथा। आज भी अगर आप मूवी वगैरह में देखेंगे तो कब्र में उसको क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। जैसे आज आप देखेंगे ना, तो जैसे मुस्लिम समुदाय में आज जो है उनके यहाँ जैसे ही मृत्यु किसी व्यक्ति की होती है तो क्या किया जाता है, उनको दफनाया जाता है। तो वही सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहलाता है, पूर्ण समाधान कहलाता है। आगे देखेंगे तो आंशिक समाधान, दूसरा क्या है हमारा, आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में क्या होता है कि जो मृतक व्यक्ति है उसको जंगल में या खुले जो है नदियों में फेंक दिया जाता है। तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, अन्य चीजें जो है पशु पक्षी उनको खाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा आंशिक समाधान। तो आंशिक समाधान में रखिएगा, मृतक को खुले रूप में छोड़ देना, मृतक को खुले रूप में जंगल या नदी में छोड़ देना। ठीक है। आज भी कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई मृतक होता है तो उसको जो है नदी में बहा दिया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा आंशिक समाधान कहलाता है। तो याद रखिएगा आंशिक समाधान में कि मृतक को खुले जंगल में, या कहने का मतलब आप जो है नदी में इसको जो है छोड़ देते हैं। अगला है दाह संस्कार, तीसरा है हमारा दाह संस्कार। तो दाह संस्कार में क्या है, मृतक को जलाने की प्रथा, मृतक को जलाने की प्रथा, ये हमारा क्या कहलाता है, दाह संस्कार कहलाता है। अगर आज भी आप देखेंगे तो हिंदू समाज में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ज्यादातर हिंदू समाज में आप देखे होंगे कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका क्या किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, यानी मृतक को जलाया जाता है। और आपने इन शब्दों को सुन रखा होगा, अगर आपने जो है थोड़ा सा गांव से बिलोंग रखते होंगे तो जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है जो चिता को आग देता है तो कहते हैं ना कि दाग लगा हुआ है, तो यानी दाग लगने का मतलब वही है कि कैसा संस्कार है, दाह संस्कार है। तो वही दाह संस्कार हमारा क्या कहलाता है, मृतक को जलाने की प्रथा। आज आप इसको जो है हिंदू समाज में भरपूर रूप से देखते होंगे, अपने आसपास अगल बगल, और हमारे परिवार में कभी ना कभी जो है परिवार में किसी की जो है मृत्यु होती है तो हम देखते हैं कि उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। और जो व्यक्ति उस चिता को आग देता है वो क्या लेता है, दाह लेता है। ठीक है, ये रही हमारी जो है समाधान प्रणालियां। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे देख लेते हैं। इसी में की पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे मान के चलिए किसी मृतक को दफनाया गया है तो इसको जो है कैसे दफनाया गया है। तो अगर हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृतकों का जो सिर होता था, जो मृतकों का हमारा सिर होता था वो उत्तर की ओर होता था। ठीक है, ठीक है। जैसे मान के चलिए जो हमें कब्रें मिली हैं, तो कब्रें सिर जो कैसा रहता था, उत्तर की ओर, सिर किधर, उत्तर की ओर, और पैर जो है दक्षिण की ओर, पैर कैसे, दक्षिण की ओर। आज भी हमारे हिंदू समाज में परंपरा है, गांव में देखेंगे तो गांव के बुजुर्ग हमें अभी भी आज भी टोकते हैं, कहते हैं कि जो उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। और क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पुरानी परंपरा के आधार पर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर देखा जाए, जो मृतक है यानी जिनकी कब्रें मिली हमें, उनका सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर रहता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग जो है कहते हैं कि मृतक व्यक्ति की लेटने की जो है जगह है, और इसीलिए सिर उत्तर की ओर करके नहीं सोना चाहिए। इसीलिए वो आज भी हमारे पुराने बुजुर्ग, पुरानी परंपरा जो सिंधु घाटी सभ्यता में चल रही है उसको अपनाते हुए ये सब जो है कहा गया है। यहां देखेंगे तो हमें जो है कब्रों के साक्ष्य मिले हैं, कई जगह से हमें साक्ष्य मिले हैं। जैसे हड़प्पा से हमें जो है कब्र के एक कब्र
R37 कब्रें मिली हैं, R37, यानी हड़प्पा से हमें कितनी कब्रें मिली हैं, तो 37 कब्रें मिली हैं, जिससे हमने इसका नाम क्या रख दिया है, R37 रख दिया है। और यहीं से जो है मृतक को जो है लकड़ी के ताबूत में, ठीक है, दफनाया गया था। तो वहीं से जो है ये कब्रें हमें प्राप्त हुई। कितनी कब्रें प्राप्त हुई? 37 कब्रें प्राप्त हुई। इसीलिए हमने इस जगह का नाम क्या रखा है, R37। तो हमें यहाँ से हड़प्पा से क्या मिला है, कब्रिस्तान भी मिला हुआ है। साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिला हुआ है, तो जो है और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमें जो है लोथल से भी कब्रें मिली हैं। याद रखिएगा, हड़प्पा से तो हमें मिली हैं, साथ ही साथ हमें कहां से मिली हैं, लोथल से भी कब्रों का साक्ष्य मिला है, कब्रें मिली हमें। और कितनी कब्रें मिली हैं, तो लोथल से 29 कब्रें मिली हैं। हड़प्पा से कितनी कब्रें मिली हैं, तो 37 कब्रें मिली हैं। इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, R37 रख दिया है। तो याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें अभी तक जो है कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। एक की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा सा की पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में हमने जो है चर्चा की। यहां से जो है हमने देखा, सबसे पहले हमने जैसे देखा सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन में कि यहाँ का समाज कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ हमें कितने प्रकार के वर्ग मिलते हैं, तो 4 प्रकार के वर्ग मिलते हैं। उन 4 प्रकार के वर्गों में हमने देखा कि पहला हमारा विद्वान वर्ग है, दूसरा है हमारा योद्धा वर्ग, तीसरा है हमारा व्यापारी वर्ग व शिल्प वर्ग, और चौथा है हमारा श्रमिक वर्ग। हमने उनके बारे में डिटेल देखा। फिर हमने देखा कि भोजन मांसाहारी एवं शाकाहारी थे, मांस, मछली, दूध आदि का प्रयोग करते थे, नींबू वगैरह का प्रयोग करते थे। भोजन के बाद हमने वस्त्र देखा कि सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ हमने जो है संविधान प्रणाली भी देखी, आभूषण भी देखे कि आभूषण में सोने, चांदी, तांबा आदि के आभूषण का प्रयोग करते थे। बाजूबंद वगैरह, कड़े वगैरह का वो क्या करते थे, प्रयोग करते थे। सौंदर्य प्रसाधन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ की महिलाएं जो है सौंदर्य प्रसाधन भी करती थी। और जैसे हमने देखा कि चहूदड़ों से हमें लिपस्टिक के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कंघे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सौंदर्य प्रसाधन होता था। साथ ही साथ हमने संवाधान प्रणालियां भी देखी कि संवाधान प्रणालियां क्या हैं। 3 प्रकार की संवाधान प्रणालियां हैं। जैसे पहला है पूर्ण संवाधान, तो मृतक को कब्र में दफनाने की प्रथा। दूसरा है आंशिक संवाधान, मृतक को खुले में जंगल एवं नदी में जो है छोड़ देना। तीसरा हमने देखा दाह संस्कार, मृतक को जलाने की प्रथा, जो आज भी हमारे हिंदू समाज में प्रचलित है। आगे हमने देखा कि जो कब्रें हैं, ज्यादातर कब्रें हमें जिनका सिर उत्तर की ओर, पैर जो है दक्षिण की ओर हमें देखने को मिलता है। हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान मिला है जिसका हमने नाम रखा है R37, जहां से हमें कितने कब्रें प्राप्त हुई हैं, 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं। लोथल में भी हमें कब्रें मिली हैं, 29 कब्रें मिली हैं। लेकिन एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। जो हमारा मोहनजोदड़ो स्थल है उससे हमें कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये रहा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन पर बातचीत की, और अगली क्लास हमारी रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर क्लास रहेगी। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, बार बार चीजों को देखिएगा, रिवीजन करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अल्टरनेट पे क्लास मिलती है। एक दिन आपको इतिहास की और अगले दिन आपको मैथ की क्लास मिलती है। तो मैथ की क्लास में जैसे हमारा एलसीएम, एचसीएम, एसएससी, जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उसमें शामिल करते हुए चल रहे हैं, तो वहां से हमारा रिवीजन होता चला आ रहा है। साथ ही साथ हमने प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास शुरू की है, तो आप इसको भी कंप्लीट करते हुए चलिएगा, और एलसीएम, एचसीएम की क्लास को भी कंप्लीट करते हुए चलिएगा। और प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो प्लेलिस्ट देखिए फाउंडेशन कोर्स हिस्ट्री का, वहां आप प्लेलिस्ट बनी हो, वहां आपको पुराने वीडियो मिलेंगे। साथ ही साथ हमने एसएससी जीडी यानी मैथ की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी के हमने शामिल किए, तो वो भी आपको मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।